Hi guys, how are you? Hope you are doing well. This is Swati and you are watching Grammar Connection. Guys, today is day 7 and we are going to learn the rest 5 kinds of person pronoun. Guys, day 6 में मैंने आप लोग को what is pronoun and उसके 4 kinds बताए थे guys. जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो आकर के उस वीडियो को देख ले ताकि आप लोगों को प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ जाए गाइस। उस वीडियो की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ओके गाइस, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोनाउन के फिफ्थ काइंड क्या होते हैं। प्रोनाउन का फिफ्थ काइंड होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। क्या होता है गाइस? इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका अनिश्चयवाचक, जिसका कोई निश्चितता ही नहीं हो गाइस। तो ऐसा व्हाट इज इंडिफिनिट प्रोनाउन? तो द प्रोनाउन विच डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन अ पर्टिकुलर वे। कहने का मतलब गाइस, एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं करवाता, डज नॉट रेफर मत पार्टिकुलर वे, मतलब किसी भी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध नहीं कराएगा, वो हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाता है गाइस। एग्जाम्पल में ऑल, मेनी, बोथ, वन, etc, ये सब हमारे वर्ड्स ऐसे हैं जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं। मैंने लिया ऑल, तो ऑल से लिया ऑल आर हैप्पी, सभी खुश हैं। तो ये ऑल से गाइस एक खास पार्टिकुलर पर्सन या थिंग का बोध नहीं हो रहा है गाइस। सभी खुश है, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि कितने लोग खुश हैं, कौन खुश है, नहीं खुश है, इसलिए ये हमारा अनिश्चितता का बोध कराता है, इसीलिए यह मेरा इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाया गाइस। दूसरा है बोथ आर हैप्पी, दोनों वहां हैं। तो दोनों में कौन दोनों, ये कोई फिक्स नहीं है गाइस, इसलिए यह भी हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाया। मेनी विल कम, बहुत आएंगे, तो कितने आएंगे, कितने आएंगे कोई फिक्स नहीं है गाइस, इसलिए यह भी हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाया। बात समझ में आ गई गाइस? मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जिससे हमारे पर्सन और थिंग की निश्चितता का बोध ना हो, उसे हम इंडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में ऑल, मेनी, बोथ, वन, ये सब वर्ड्स ऐसे हैं जो इंडिफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे ऑल आर हैप्पी, तो ऑल से फिक्स पार्टिकुलर पर्सन या थिंग का बोध नहीं हो रहा है, तो वह हमें हमारा हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन। बोथ आर देयर, बोथ से भी हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन का बोध हो रहा है, ऐसे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। दोनों हुआ है, तो कौन दोनों, ये फिक्स नहीं हो रहा है गाइस। मेनी विल कम, कई आएंगे, बहुत आएंगे है, तो उससे भी अनिश्चितता का बोध हो रहा है, कोई फिक्स नहीं है कि कितने आएंगे, इसलिए यह भी हमारा इंडिफिनिट प्रोनाउन कहलाया। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब हम लोग सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ईच, एवरी, ईदर, आइदर, नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन because they show that the person or thing are taken in a separate groups। मतलब each, every, either, neither को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं गाइस, क्योंकि यह पर्सन और थिंग के अलग अलग ग्रुप का बोध कराता है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अलग अलग ग्रुप का बोध कराएगा, तो वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है गाइस। एग्जाम्पल में जैसे मैंने लिया ईच, एवरी, आइदर, नाइदर हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो उसी से मैंने एग्जाम्पल लिया। जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज टॉल, ईच ऑफ द बॉयज, ईच मतलब प्रत्येक, प्रत्येक लड़के लंबे हैं, इससे अलग अलग लड़कों का बोध हो गया गाइस। बहुत सारे लड़कों में जितने लड़के, हर एक लड़का लंबा है, हर एक लड़के की बात हो गई, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर, उसे सेपरेट कर दिया गया लड़कों को, तो वो हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इन, आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इन मतलब आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, आइदर मतलब होता है गाइस दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक लड़की बीमार है, तो दो लड़की में से दो कोई एक लड़की बीमार है, तो यह भी अलगाव का बोध करा रहा है, अलग अलग पर्सन का बोध करा रहा है गाइस, तो यह भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाया। इच, ये भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव है, और आइदर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है गाइस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि यह पर्सन और थिंग के अलग अलग ग्रुप का बोध कराता है गाइस। जैसे ईच ऑफ द बॉयज इज टॉल मतलब प्रत्येक लड़का लंबा है, तो हर एक लड़की की बात हो गई, यह सेपरेट कर दिया, तो वह हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन
कल आया। आइदर ऑफ द गर्ल्स इज इल, आइदर मतलब होता है दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक लड़की बीमार है, इसे भी सेपरेशन का बोध हो रहा है गाइस, तो यह भी आइदर भी हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाया। समझ में आई बात गाइस, इंडेफिनिट प्रोनाउन किसे कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेवंथ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यह किसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो द प्रोनाउन विच बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट्स बट दे रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। गाइस कहने का मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है बट वह सेंटेंस में कर्ता सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का फल गाइस सेंटेंस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो बिहेव तो ऑब्जेक्ट की तरह करेगा गाइस, लेकिन एक उस सेंटेंस में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो कार्य करता है उसका फल उसी सब्जेक्ट पर ही पड़ता है गाइस, उसे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। इट इज यूज मोस्टली आफ्टर वर्ब। सेकेंड है इसका यूज हमेशा वर्ब के बाद होता है, इसका यूज हम जब भी करेंगे तो वर्ब के बाद करते हैं गाइस। एग्जांपल में माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, ये सब हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे गाइस मैंने ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, ये हम जानते हैं, और यहाँ जो लिखा जा रहा है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन। तो आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, इट इटसेल्फ, ही हिमसेल्फ, सी हरसेल्फ। तो गाइस ये सब हमारा पर्सनल प्रोनाउन है जिसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये होता है माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ और हरसेल्फ गाइस। तो जैसे कि मैंने बताया यह ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, तो ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, इटसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ ये सब बिहेव करेगा ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट रहेगा उसका फल जो वह करेगा उसका फल उस सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा गाइस, और यह हमेशा वर्ब के बाद लगता है। जैसे ही हर्ट्स हिमसेल्फ, उसने खुद को चोट पहुंचाता है गाइस। तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया कि कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल उस कर्ता पर ही पड़ता है गाइस, उसे ही हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ हमारा सब्जेक्ट है ही हमारा सब्जेक्ट है, वह खुद को चोट पहुंचाता है। तो हिमसेल्फ हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ही है, तो ही खुद को हर्ट पहुंचा रहा है, कर्ता द्वारा किया गया कार्य जो है खुद कर्ता पे ही पड़ेगा। वह चोट पहुंचा रहा है तो वह खुद को ही चोट पहुंचा रहा है, इसलिए यहाँ पे हिमसेल्फ हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। ही का हिमसेल्फ लगता है गाइस, ये भी मैंने बताया था, ही का हिमसेल्फ, तो ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का द्वारा किया गया कार्य खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा, तो ही सब्जेक्ट है, तो ही के द्वारा किया गया कार्य है, इसलिए ही का हिमसेल्फ हो गया। और मैंने दूसरा बताया था कि वर्ब के बाद लगता है, तो हर्ट हमारा वर्ब है, हर्ट्स जो मैंने लिखा चोट पहुंचाता है, यह हमारा वर्ब है, तो वर्ब के बाद यूज हुआ। अब आई हेल्प माई सेल्फ, मैं खुद की मदद करता हूँ। आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट द्वारा किया गया कार्य का फल खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा, तो आई सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, इसलिए आई हेल्प माई सेल्फ, मैं खुद की मदद करता हूँ। वह खुद की मदद कर रहा है, किसी और की नहीं कर रहा है, तो यह सब्जेक्ट के द्वारा किया गया कार्य खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है, इसलिए यह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया गाइस। और यहाँ पे भी देख रहे हैं हेल्प हमारा वर्ब है, तो वर्ब के बाद यूज हो रहा है। यू डू इट योरसेल्फ, तुम इसे खुद करते हो, तो यू हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यू का योरसेल्फ, वह खुद अपना कार्य उसी पर पड़ रहा है, इसलिए यू के लिए योरसेल्फ लगा, तो योरसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। और यहाँ पे भी आप देख रहे हो गाइस डू हमारा वर्ब है, तो वर्ब के बाद इसका यूज हो रहा है। समझ में आ गई बात गाइस, मैं फिर से रिपीट करती हूँ।
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन है जो बिहेव तो ऑब्जेक्ट की तरह करेगा। आप देख रहे हो सब ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव कर रहा है गाइस, लेकिन कर्ता द्वारा किए गए कार्य का फल कर्ता पर ही पड़ता है। मतलब सब्जेक्ट जो कार्य करेगा उसका फल उसी को पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं होगा, वह उसी के लिए ही होगा। तो वह हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। यह हमेशा वर्ब के बाद लगता है। आप यहाँ पे भी एग्जाम्पल में देख रहे हो वर्ब के बाद हमेशा इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है गाइस। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। आई के साथ माई सेल्फ, वी के साथ आवर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, इट के साथ इट सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ गाइस। तो यहाँ पे मैंने ही लिया था, वह खुद को चोट पहुंचाता है, तो ही के साथ हिमसेल्फ लगता है, तो हिमसेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया और वर्ब के बाद यूज हुआ। आई सब्जेक्ट है, खुद के लिए कार्य कर रहा है, खुद की मदद कर रहा है, तो माई आई के लिए माई सेल्फ लगता है, तो यह माई सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्ट यू यहाँ पे था, यू के लिए योर सेल्फ होता है, तो योर सेल्फ हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया गाइस। समझ में आ गई बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस। अब हमारा है इम्फेटिक प्रोनाउन। अब हम लोग जानेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो एक ऐसा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसका यूज किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन को पर जोर देने के लिए किया जाता हो उसे हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं गाइस। इसका यूज सब्जेक्ट के बाद लगता है, जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब के बाद उसका यूज होता था, तो इम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट के बाद इसका यूज होता है। यह एक तरह का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है गाइस, लेकिन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके गाइस। अब हम उसमें जानेंगे एग्जाम्पल माई सेल्फ, इट सेल्फ, हिमसेल्फ, यह सब हमारा इसका एग्जाम्पल हुआ। आई माई सेल्फ इट डिड इट मतलब मैंने या खुद किया, तो आई सब्जेक्ट है हमारा और यह प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन पर जोर देने के लिए क्या बात हो रही है, एक वर्ड का यूज लिया गया माई सेल्फ, जो कि हमारा इम्फेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि मैंने बताया प्रोनाउन पर जोर देने के लिए जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है वह इम्फेटिव प्रोनाउन कहलाता है। तो मैंने ऐसा खुद किया, तो मैंने खुद किया, किसी और ने नहीं, इसलिए इस आई पर जोर दिया जा रहा है, तो ये आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ होता है, तो ये माई सेल्फ जो है हमारा इम्फेटिव प्रोनाउन कहलाया। और यह देख रहे हो गाइस सब्जेक्ट हुआ आई, आई के बाद लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद लग रहा है, तो भी यह हमारा इम्फेटिव प्रोनाउन कहलाया। दूसरा यू योर सेल्फ सेड सो, तुमने ऐसा खुद कहा, तो तुमने ऐसा खुद कहा, यहाँ यू भी हमारा प्रोनाउन है और इस पर जोर दिया जा रहा है, किसी और ने नहीं कहा, तुमने ऐसा खुद कहा, इस यू पर ही जोर दिया जा रहा है, इसीलिए यू के बाद जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया वह हमारा इम्फेटिव प्रोनाउन हो गया गाइस। और यू भी हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ योरसेल्फ हमारा इम्फेटिव प्रोनाउन हो गया। दो तरह से समझ गए। नाउन या प्रोनाउन के पर जोर देने के लिए जिस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम लोग यूज करते हैं वो हमारा इम्पेरेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और दूसरा कि यह सब्जेक्ट के बाद लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगेगा तो हम समझ जाएंगे यह इम्पेरेटिव है, और अगर वर्ब के बाद लगेगा तो हम समझ जाएंगे वो रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि एग्जाम्पल दोनों का गाइस सेम ही होता है। डिफरेंस बस ये है कि उसमें स्वयं का बोध कराता है इसीलिए, और ये नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने का बोध कराता है। दूसरा डिफरेंस ये गाइस कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद लगता है और इम्पेरेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के बाद लगता है गाइस, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा और यह सब्जेक्ट के बाद इसका यूज होता है। समझ में आ गई बात गाइस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। नाइन्थ हमारा लास्ट रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। A pronoun used to combine or bring clauses together, मतलब ऐसा प्रोनाउन जो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, ऐसा प्रोनाउन जो वाक्य को जोड़ने का काम करेगा वह हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल में हु, विच, डैट, ये सब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब आप बोलोगे गाइस ये सब हु, विच, हाउ ये सब तो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी है। हाँ गाइस वो भी हमारा इंट्रोगेटिव, बस डिफरेंस ये है कि वह क्वेश्चन करता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन हमारा रिलेशन बताता है, वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा। तो जो एग्जाम्पल में द बॉय हु इज हियर हैज अ बाइसाइकिल, मतलब द बॉय ये लड़का हु इज हियर जो यहाँ है, हैज अ बाइसाइकिल उसके पास साइकिल है।
समझ में आ गई बात। मतलब एक ऐसा लड़का जो यहाँ है उसके पास साइकिल है, तो हु यहाँ पर जोड़ने का काम कर रहा है, बॉय को वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है कि जो लड़का और साइकिल को जोड़ने का काम कर रहा है कि जो लड़का यहाँ, साइकिल किसकी है, जो लड़का यहाँ है। इसलिए यहाँ पर हु क्वेश्चन ना करके वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो यह हमारा हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अबे द गर्ल whom you saw is प्रिया, लड़की whom you saw जिसे तुमने देखा is प्रिया, मतलब एक लड़की है जिसे तुमने देखा वह कौन है, तो प्रिया है। या whom भी वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यह भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाया। गाइस समझ में आ गई बात। इम्फेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंस मैंने बता दिया कि वह ऑब्जेक्ट की तरह, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा गाइस, और वर्ब के बाद यूज होता है। इम्फेटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए यूज किया जाता है, और इसका यूज सब्जेक्ट के बाद होता है। दोनों का एग्जाम्पल मैसेज प्रेसेज दोनों में होता है, लेकिन डिफरेंस ये समझ के हम लोग पहचानते हैं। अब लास्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, तो यह दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। इसका एग्जाम्पल हु, विच, ये सब जो होता है गाइस, यह सब इंट्रोगेटिव में भी आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में यह डिफरेंस है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन करेगा और रिलेटिव प्रोनाउन वाक्यों को जोड़ने का काम करता है गाइस। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को कुछ और अच्छे से समझेंगे गाइस। अब हम लोग जानेंगे यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किस किस के साथ लगता है। जैसे गाइस मैंने बताया हु, विच, दैट, हुम, हुज, व्हाट, ये सब का यूज हम लोग जब वाक्यों को जोड़ने के लिए करेंगे तो वह हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे वो किस किस के साथ लगता है। जैसे हु का यूज हमेशा से पर्सन के साथ लगता है गाइस। हु का यूज किसके साथ लगता है, पर्सन के साथ लगता है। अब हम जानेंगे विच का यूज किसके साथ लगता है। जब पर्सन का बोध हो तो हु का यूज करेंगे। विच हम एनिमल्स के लिए भी लगाते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी लगाते हैं। दैट का यूज पर्सन, थिंग और एनिमल तीनों के लिए लगता है। हुम का यूज सिर्फ पर्सन के लिए होता है। हुज का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है। व्हाट का यूज थिंग्स के लिए होता है केवल गाइस। तो समझ में आ गई बात। हु का यूज हम लोग सिर्फ पर्सन के लिए करते हैं। विच एनिमल और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए करते हैं। दैट का यूज पर्सन, थिंग और एनिमल्स तीनों के लिए करेंगे। हुम का यूज पर्सन के लिए करेंगे सिर्फ। हुज का यूज पर्सन और थिंग्स के लिए करते हैं। व्हाट का यूज थिंग्स के लिए करते हैं गाइस। ये सब चीज के लिए हम लोग इन सब वर्ड रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है गाइस। अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कुछ प्रोनाउन। द बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, यह किताब मेरी है गाइस। तो यहाँ पे माइन अधिकार बता रहा है कि यह किताब पे मेरा अधिकार है, तो माइन हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन कहलाया, जो मैंने आप लोगों को डे 6 में बताया था। पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो गया। आई एम यंग, मैं जवान हूँ, तो आई हमारा यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन हो गया। यहाँ पर्सन्स की बात हो रही है, पर्सनल प्रोनाउन हो गया गाइस। दैट इज माई पेंसिल, वह मेरी पेंसिल है, तो दैट हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है कि दिस, दैट, दिस, दो जैसा हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है गाइस। ही हेल्प हिमसेल्फ, उसने खुद की मदद की, तो हिमसेल्फ जो है गाइस यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाया, क्योंकि यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है और वर्ब के बाद यूज हुआ है। व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर व्हाट देखेंगे गाइस, यहाँ पे भी और तो सबका यूज था, लेकिन यह जोड़ने का काम करता है। ये क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है, ये हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अगर यही वर्ड हमारा बीच में रहता जो दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता, तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता गाइस। सम आर रिलीज लेटर, कुछ को बाद में रिहा कर दिया गया। या कुछ को, कुछ फिक्स नहीं है गाइस कि वहां कितने को रिहा किया गया। जब फिक्स ना हो तो वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ओके गाइस, समझ में आ गई बात। जो मैंने आप लोगों को प्रोनाउन बताया, आई होप आप लोगों को प्रोनाउन समझ में आया हो। कुछ प्रोनाउन सिमिलर हैं गाइस, लेकिन दोनों में मैंने आप लोगों को डिफरेंस भी बता दिया। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तक के लिए जय हिंद।